नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हाल ही में यूएनसीसीडी के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रेंजलैंड्स एक मौन विनाश की तरफ या साइलेंट डिमाइस की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएनसीसीडी के बारे में हम बता दें कि यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन अर्थात जो भूमि प्रबंधन और खास करके मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1994 में किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और उसी के द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। दरअसल अगर बात रेंजलैंड्स की करें तो रेंजलैंड्स का मतलब सीधे तौर पर आप समझें कि ये एक खुले तौर पर, एक प्राकृतिक तौर पर चारागाह है या ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कम वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल चारागाह के तौर पर होता है। अब ऐसे में इसका महत्व क्यों है, इस पे चर्चा क्यों हो रही है? तो दरअसल ये चारागाह जो हॉटस्पॉट होता है, हॉटस्पॉट के 33% हिस्से को कवर करते हैं, साथ ही विश्व की 24 भाषाओं को बोलने वाले लोग इसके अंतर्गत आते हैं। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार के जो चारागाह से संबंधित लोग हैं अर्थात जो चारावाही से संबंधित जो आबादी है वो रहती है। यहाँ का मसाई लैंड जो कि उत्तरी कीनिया से तंजानिया के मैदानों तक का क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। वहीं भारत की तरफ अगर देखें तो भारत में भी महाराष्ट्र का धंगर हो या बंजारे हो जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में निवास करते हैं, या राजस्थान का रायका या कश्मीर या उत्तराखंड में रहने वाले गुज्जर लोग हों, तो इस प्रकार आप देखें इनकी आबादी सांस्कृतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी उसका पूरे विश्व के संदर्भ में महत्व है, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में भी महत्व है। लेकिन अब इस यूएन की रिपोर्ट में, यूएनसीसीडी की इस रिपोर्ट में जब इसे यह कहा गया कि यह मौन विनाश की तरफ बढ़ रहा है तो एक चिंता की बात होती है। तो आज हम समझेंगे कि इस रिपोर्ट में और कौन सी बातें की जा रही हैं, इसके विषय में अन्य संबंधित तथ्य जो आपकी परीक्षा में उपयोगी होंगे। रेंजलैंड्स पर क्या कहती है हालिया रिपोर्ट, यह हमारा शीर्षक है और चर्चा के बिंदुओं को देखते हैं। बात खबर की है, चर्चा में क्यों है, क्या होता है रेंजलैंड, इसको समझेंगे। क्या कहती है हालिया रिपोर्ट, चरवाहे कौन है, चरवाहे किन्हें कहा जाता है, साथ ही भारत में इस समुदाय का क्या योगदान है आर्थिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से या अन्य भागीदारी इनकी क्या है। अभ्यास प्रश्न होगा एक अंत में जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात खबर की करेंगे, खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है। हाफ ऑफ वर्ल्ड्स रेंजलैंड्स आर डिग्रेडेड, यूएन स्टडी फाइंड्स, यूएन स्टडी ने इस चीज को पाया है कि आधे से ज्यादा जो ये क्षेत्र है, जो रेंजलैंड्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, डिग्रेडेड हो रहे हैं, इनका क्षरण हो रहा है, ये विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। और व्हाट आर द रेंजलैंड्स, इसको भी समझेंगे। व्हाई दे मैटर, वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा, बात करेंगे चर्चा में क्यों है। तो दरअसल जैसा मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि यूएनसीसीडी इसकी स्थापना ही हुई थी मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए, और यह संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। 1994 में इस प्रयास को स्टार्ट किया गया और उसी ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी इसका पूरा नाम है। ये जो अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसकी वजह से जो चिंता की बात यह है कि दुनिया की लगभग आधी चारागाह जो है वो क्षरित अवस्था को प्राप्त हो रही है, इसलिए यह पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा में बना हुआ है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है रेंजलैंड। रेंजलैंड को समझना जरूरी है। दरअसल ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वनस्पतियां कम पाई जाती हैं, लेकिन क्या पाया जाता है, तो यहां पर घास के मैदान पाए जाएंगे, झाड़ियां पाई जाएंगी, आर्द्र भूमि होगी, रेगिस्तान होगा, अर्ध शुष्क भूमि भी हो सकती है, पर्वतीय चारागाह भी हो सकता है, पठार और टुंड्रा के क्षेत्र में भी यह प्राकृतिक चारागाह हो सकता है। देखिए, चारागाह और इस रेंजलैंड में फर्क यह है कि जो मानव निर्मित चारागाह होता है उसमें बाड़ें होती हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बाड़ नहीं होती है, ये प्राकृतिक रूप से एक चारागाह होता है। तो ये बेसिकली फर्क है। 80 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फिलहाल फैला हुआ है अगर वैश्विक संदर्भ में बात करें, और पृथ्वी की भूमि सतह का लगभग 54% हम ये कहें कि ये कवर करता है उस एरिया को। अब इसमें अगर देखें तो 12% या 9.5 मिलियन केवल ऐसा क्षेत्र है, ऐसा रेंजलैंड है जो कि संरक्षित रेंजलैंड के अंतर्गत आता है, अर्थात इसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि संरक्षित नहीं है। अब कार्बन सिंक के रूप में भी इसका महत्व है, और आज आप जानते हैं कि जैव विविधता के लिहाज से आप कह लें या जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए
जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए कार्बन सिंक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। अर्थात ये कार्बन को बड़ी मात्रा में अवशोषित करता है, एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है वो कार्बन सिंक की तरह से काम करे। इस लिहाज से भी इसका महत्व है। इसके अलावा मिट्टी का अगर कहीं कटाव होता है, साथ ही भूमि का क्षरण होता है या मरुस्थलीकरण होता है, तो उसको भी रोकने का काम करते हैं ये रेंजलैंड्स। तो इस लिहाज से इनका महत्व है। सबसे पहले हम बात समझते हैं कि रेंजलैंड्स क्या हुआ। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में रेंजलैंड्स को लेकर जो बात कही जा रही है उसमें क्या खास बात है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व की लगभग 50% चारागाह भूमि जो है, उससे ज्यादा भूमि जो है वो डिग्रेड हो रही है। अर्थात डिग्रेडेड होने का मतलब कि उसमें क्षरण हो रहा है, वो बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। और इसीलिए इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो मौन विनाश शब्द इस्तेमाल किया गया, साइलेंट डिमाइस शब्द इस्तेमाल किया गया। किन लक्षणों के आधार पर यह बात कही गई? तो जो लक्षण देखे गए उस पर विचार करें तो देखिए, तो ये कहा गया कि मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्व, इस क्षेत्र में जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरता है, उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते थे उसमें कमी देखी गई है, वो डिग्रेडेड कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस क्षेत्र में जो मिट्टी है उसमें कटाव की घटना ज्यादा देखी जा रही है। कटाव ज्यादा होने का मतलब ही हुआ कि वहां पर इसका विनाश हो रहा है। इसके अलावा आप देखें तो सैलिनाइजेशन की बात अगर करें, लवणीकरण जो है ये उसको मिट्टी का ज्यादा हो रहा है, क्षारीयकरण ज्यादा हो रहा है। अर्थात क्षारीकरण का मतलब क्या होता है? अर्थात उसमें क्षारीयता की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, उसका पीएच मान ज्यादा हो रहा है उस वहां की मिट्टी का संघनन ज्यादा होने से जो पौधों की वहां पर वृद्धि है, जो पौधों के बढ़ने की गति है, वो भी प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से पौधे कम होंगे तो पौधे कम होने की वजह से कटाव होगा, क्षरण होगा। साथ ही अनियमित वर्षा की मात्रा होने की भी एक कंडीशन है, सूखे की स्थिति होगी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो प्रभावित होगी। तो इस रिपोर्ट में मोटा मोटी ये बातें बताई गई हैं। इस लिहाज से थोड़ा सा चिंता करना स्वाभाविक है। अब इसके क्या कारण हैं? उन कारणों पर अगर विचार करें तो एक कारण के रूप में इसी रिपोर्ट में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण बताया गया जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या का लोड होने की वजह से क्या होगा? ज्यादा जनसंख्या का भार होगा तो उसके लिए ज्यादा खपत में खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होगी, ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होगी, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऐसे में जनसंख्या की वृद्धि जो है इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि इस प्रकार की जो भूमि होती है, इस प्रकार के रेंज लैंड्स में देखेंगे, फिर वो जनसंख्या क्या होगी, इन रेंज लैंड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। और वहां पर जब उस क्षेत्र में ये प्रवेश करेंगे तो उन भूमियों को फिर ये क्या करेंगे, कृषि भूमि में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो बढ़ती कृषि भूमि दूसरी एक कंडीशन हो सकती है। अब इनके भूमि उपयोग में परिवर्तन होगा। कई बार ऐसी कोशिश की जाती है कि ऐसे क्षेत्रों को कृषि भूमि में बदल दिया जाए, या वहां पर क्या किया जाए, कुछ ऐसे प्लांट्स लगा दिया जाए, या वहां पर वन आरोपित कर दिया जाए, वनारोपण कर दिया जाए। तो कहने का मतलब कि जो ये प्राकृतिक चारागाह क्षेत्र हैं ये प्रभावित होंगे, उनमें छेड़छाड़ होगी। साथ ही यहां पर अत्यधिक चराई की घटना भी होती है, इसकी वजह से भी ये दुष्प्रभावित हो रहे हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि परित्याग कर देते हैं, पशुओं को छोड़ देते हैं, उसकी वजह से भी ये समस्या आती है सामने। इसके अलावा कमजोर प्रशासन जब होगा तो इस प्रकार की जो भूमि होगी, रेंज लैंड्स होंगे, वहां पर इस प्रकार की भूमियों का दोहन शुरू होगा। और इसका परिणाम क्या होगा कि अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो उसके संबंध में पॉलिसीज नहीं बनेंगी, उसका दोहन होगा। और दोहन होने के परिणाम स्वरूप वहां पर उस प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं हो पाएगा। तो ये कमजोर प्रशासन का भी एक एरिया हम देख सकते हैं। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्र का प्रभावित होना। अब इसमें अगर आप वनारोपण कर देते हैं, कुछ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुछ इस प्रकार के प्लांट्स लगा देते हैं, जैसे आपको याद होगा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो क्षेत्र है, जो राजस्थान में क्षेत्र है, वहां पर सौर और पवन ऊर्जा से संबंधित कुछ बड़े बड़े प्लांट्स वहां लगाए गए। तो ये इसका एक उदाहरण है। इस प्रकार से इन कारणों की वजह से ये जो क्षेत्र हैं, रेंज लैंड्स के जो क्षेत्र हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। 50% से अधिक ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अपने क्षरण की अवस्था की तरफ, मौन विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसके संबंध में कुछ सिफारिशें की गई हैं इस रिपोर्ट्स में। इन रिपोर्ट्स में क्या सिफारिशें की गई हैं उस पर एक नजर डालें। एक बात तो ये कहेगी कि एकीकृत प्रबंधन योजनाएं चलाई जाएं, अर्थात जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो योजना हो या कुछ अन्य इस प्रकार की जो अनुकूलन करने वाली योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को जो चारागाह प्रबंधन है, चारागाह मैनेजमेंट है, उसके साथ मिला के इस प्रकार का एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाया जाए, कि इंटीग्रेटेड योजना चलाई जाए, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन के लिए भी प्रयास हो और साथ साथ चारागाह प्रबंधन के भी प्रयास हो।
तो इस प्रकार के एकीकृत प्रबंधन की योजना पर जोर दिया गया। इसके अलावा भूमि उपयोग परिवर्तन को सीमित करना, अर्थात इस तरह की जो भूमि के उपयोग करने से जो हम क्या करते हैं, इस क्षेत्र की भूमि की अपनी एक विविधता होती है, अपनी इसकी एक बहुक्रियाशीलता होती है, तो उसको हम क्षरित करते हैं, उसका नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ की भूमि पर अगर हम कोई भी दोहन का कार्य करते हैं, कोई अतिक्रमण का कार्य करते हैं, तो यहाँ की बहुक्रियाशीलता या यहाँ की जो विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ संरक्षण के हमको उपाय भी करना चाहिए, ये बात भी सिफारिश में की गई है। अब संरक्षण के उपाय में क्या क्या हो सकता है, जैसे चारागाह पशुपालन जो सेवा है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो यहां पर कुछ सहायक नीतिगत हस्तक्षेप भी किया जाए, अर्थात कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए, इसमें जन भागीदारी को बढ़ाया जाए, साथ ही कुछ ऐसा लचीला प्रबंधन और शासन प्रणाली यहां पर अपनाया जाए जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके, यहां पर निवेश किया जा सके और यहां की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो ये सिफारिशें कुछ इस रिपोर्ट में की गई हैं। इसके अलावा आप बता दें सबसे पहले आपको कि चरवाहे कौन है। मोटा मोटी आप समझ लें, अगर चरवाहे कौन है तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, जिसको FAO भी कहते हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसे लोग जो पशु चारण का काम करते हैं और साथ ही पशुधन के उत्पादन और उस पर आधारित आजीविका ही इनका प्रणाली है, अर्थात ये उस प्रणाली पे काम करते हैं जो पशुधन पर आधारित होती है और उनकी आजीविका ही इस पर आधारित होती है। और इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, तो इसमें वो पशुधन पालन करेंगे, डेयरी उत्पादन करेंगे, मांस उत्पादन करेंगे, ऊन उत्पादन करेंगे, चमड़ा उत्पादन करेंगे और इसकी सहायता से अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का काम करते हैं। अब देखिए इसमें किनका किनका पालन करेंगे, तो भेड़, बकरी, मवेशी, घोड़े, गधे, ऊंट, याक, लामा, अल्पाका, सुअर, इसके अलावा कुछ विशेष, इसीलिए मैंने इसको अलग आपको मेंशन किया, बतख और मुर्गियों के पालन को भी इनके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आप ये मत समझें कि चरवाहा के अंतर्गत केवल भेड़ बकरियां ही सम्मिलित होती हैं, तो इनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए इनकी आजीविका जो होती है चारागाहों अर्थात रेंजलैंड्स की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर गुणवत्ता रेंजलैंड्स की प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं इन चरवाहा जो प्रजातियां हैं इनकी भी गुणवत्ता प्रभावित होगी। समाज के ये हाशिए पर हैं, इनकी कंडीशन हाशिए पर होने की वजह से ही जो पॉलिसी मेकिंग का रोल है उसमें इनकी भूमिका बहुत कम है, नीति निर्माण में इनकी भूमिका बहुत कम है। ये भी एक चिंता की बात की जा रही है। विश्व स्तर पर अगर अनुमान एक देखा जाए तो लगभग 500 मिलियन इस प्रकार के जो चरवाहे हैं उनकी संख्या को अनुमान के तौर पर कहा जाता है। भारत में चरवाहा समुदाय पर एक नजर डालें तो आप देखें, भारत में अगर देखें तो पशुपालन और दूध उत्पादन के माध्यम से ये जो पशुपालक जो चरवाहा समुदाय है ये क्या करता है, ये पशुपालन का काम करता है और दूध उत्पादन का काम करता है और इसकी सहायता से भारत की अर्थव्यवस्था में ये अपना योगदान देते हैं, अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। पशुपालक समुदायों की जनसंख्या अगर भारत में देखें तो 20 मिलियन से अधिक है। हालांकि इसका आधिकारिक अनुमान ये नहीं है, लेकिन मोटा मोटी एक अनुमान है कि 20 मिलियन से अधिक इनकी संख्या है। अर्थव्यवस्था का पशुधन जो क्षेत्र है उसमें आप देखें, अगर जीडीपी की बात करें, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो उसमें 4% योगदान भारत में यह चरवाहा समुदाय दे रहा है। इसके अलावा अगर कृषि के क्षेत्र में जो जीडीपी है अर्थात कृषि सकल घरेलू उत्पाद के हिस्सेदारी के रूप में देखा जाए तो 26% यह हिस्सा बनता है, जो अपने आप में इनके महत्वपूर्ण और अहम रोल को दर्शाता है। अब विश्व की पशुधन आबादी में भारत का योगदान अगर देखें तो 20% है, अर्थात पशुधन जो है वो पूरे विश्व का भारत में 20% है। देखिए इस क्षेत्र की महत्ता इसलिए भी है, इस बात की महत्ता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2026 में अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन दिवस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए देशी पशुओं की नस्लों की रक्षा करने का काम भी ये करते हैं, क्योंकि ये जहां पर रहते हैं ये वहां की देशी जो नस्लों की पशु होते हैं उन पशुओं का संरक्षण करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था उन पर आधारित होती है। और पशुपालन के बारे में जो पारंपरिक ज्ञान है उस पारंपरिक ज्ञान की रक्षा का भी काम करते हैं। तो एक तरह से सांस्कृतिक महत्व भी इनका है, न सिर्फ आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व की तरफ भी ये बात इंगित करती है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक अगर आज भारत है, वैश्विक डेयरी उत्पादन में 23% की भागीदारी भारत की है। साथ ही भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। साथ ही भेड़ और बकरी के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम भेड़ और बकरी के मीट का कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में ये जो पशुपालक समुदाय है उसका बड़ा योगदान है, इसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। तो ये इनके विषय में कुछ तथ्य थे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न है
लेकिन इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, इस रिपोर्ट की बातों पर अमल करने की आवश्यकता है और इन सिफारिशों के माध्यम से जरूर आगे इसके संबंध में कुछ नीति निर्माण होगा और इसमें सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। अंत में अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी आपकी है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर दें। वैश्विक रेंज लैंड का कितने प्रतिशत भाग संरक्षित रेंजलैंड के अंतर्गत आता है? तो वैश्विक रेंजलैंड्स के कितने प्रतिशत हिस्से को संरक्षित रेंजलैंड्स के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको बताना है। 5%, 12%, 30% या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।